साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूं आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो अपने जो हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें 860 क्वेश्चन तक पिछले वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे अपने। 861 से आज अपने को शुरू करने हैं। और कल जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में सबसे अधिक गांव है वो किस जिले के अंदर है, उस जिले का नाम आपको बताना था किस जिले में है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है यमुनानगर। यमुनानगर जिले के अंदर सबसे अधिक गांव है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 861 के साथ कि मसूद ने हरियाणा के किस हिस्से पर आक्रमण किया था। तो किस हिस्से पर किया था? थानेश्वर, हांसी और सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फिर दिल्ली। तो मसूद ने किस हिस्से पर किया था? तो उन्होंने किया था हांसी और सोनीपत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो मसूद जो गजनवी है वो महमूद के बाद में हरियाणा के हिस्सों पर वो हमला करते हैं। हांसी और सोनीपत पर इन आक्रमणों का उद्देश्य उनका लूटपाट करना था, जैसा कि मोहम्मद गजनवी ने भी किया था। मसूद के आक्रमण से तोमर वंश को चुनौती मिली, यानी उस समय जो शासक थे अपने हरियाणा के अंदर वो तोमर वंश के थे। तो जब मसूद ने आक्रमण किया तो उनके लिए भी एक चुनौती सामने आई। हांसी उस समय सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और यह आक्रमण महमूद गजनवी के बाद गजनवी को सत्ता बनाए रखने के लिए किए गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मसूद ने हरियाणा के हांसी पर आक्रमण कब किया था। तो हांसी और सोनीपत पर किए थे। तो पूछा हांसी पर किया कब था, ये आपको बताना है। अपने ऑप्शन देख लेते हैं इसके 1032, 1035, 1037 या फिर 1040 ईस्वी। तो कब किया था उन्होंने हरियाणा के हांसी पर मसूद ने आक्रमण कब किया था? तो उन्होंने किया था 1037 के अंदर। ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। 1037 के अंदर किया था और मसूद का यह आक्रमण जो है 1037 में हुआ। हांसी पर हमला कर मसूद ने स्थानीय राजा को चुनौती दी थी। राजा कौन थे? कुमारपाल। इस दौरान कुमारपाल ने उनका प्रतिरोध किया। आक्रमण के बाद गजनवी शक्ति का प्रभाव कुछ समय तक यहाँ पर दिखाई दिया था। तो हांसी के किले की सामरिक स्थिति अब बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती थी। आगे देखते हैं कि मसूद ने जब हांसी पर आक्रमण किया था तब वहां का शासक कौन था, उस शासक का नाम आपको बताना है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन थे। तो अर्णोराज, कुमारपाल, अनंगपाल या फिर पृथ्वीराज। तो अपने पीछे फैक्ट के अंदर देख के आए हैं कि उनको चैलेंज किसने किया था, चुनौती किसने दी थी? तो कुमारपाल ने उनका विरोध किया था ना। तो यानी उस समय हांसी के जो शासक थे, हांसी पर जब आक्रमण किया तो वहां के शासक थे कुमारपाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कुमारपाल थे तब वहां के शासक। ये किस वंश के थे? तो तोमर वंश के थे। उसने मसूद के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया। कुमारपाल ने 1043 के अंदर मौदूद को हराया था। मौदूद कौन था? ये था महमूद गजनवी का पोता था मौदूद। और मसूद कौन था? तो यह महमूद जो गजनवी है उनका पुत्र था। तो उन्होंने 1043 के अंदर मौदूद को भी हराया। कुमारपाल ने हांसी और आसपास के क्षेत्रों को मजबूत किया। तोमर वंश ने कई तुरक आक्रमणों को रोका भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मसूद किसका पुत्र था। अभी ऊपर मैं बता के आया हूं आपको कि मसूद किसका पुत्र था। तो ऑप्शन अपने देख लेते हैं सुबुक्तगिन, महमूद गजनवी, मौदूद या फिर उतवी। तो किसका पुत्र था मसूद? तो ये था महमूद गजनवी का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। महमूद गजनवी का पुत्र था। कितने आक्रमण किए थे उसने भारत पर? 17 आक्रमण किए थे। किसने? महमूद गजनवी ने। तो मसूद महमूद गजनवी का पुत्र था और महमूद के बाद में गजनी का साम्राज्य है वो मसूद के हाथ में आया। मसूद अपने पिता की तरह भारत पर आक्रमण करता रहा और मसूद के शासन में गजनवी साम्राज्य वो है कमजोर हुआ। उसे युद्धों में सफलता है वो बहुत कम मिली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौदूद ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था। मौदूद कौन था? महमूद गजनवी का पोता था। तो उसने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? 1040, 1041, 1042, 1043। तो कब किया था उन्होंने हरियाणा पर आक्रमण? पूछा तो 1043 के अंदर। किसने हराया था? कुमारपाल ने इनको हरा भी दिया था ना। तो मौजूद मौजूद है वो मसूद का उत्तराधिकारी था।
1043 में हरियाणा पर बड़ा आक्रमण किया। उसने तोमर वंश को हराने की कोशिश की और कुमारपाल ने उसका डटकर मुकाबला किया। मौदूद को हार का सामना करना पड़ा था। 1043 के अंदर कुमारपाल है वो मौदूद को हरा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौदूद किसका पोता था? सुबुक्तगिन, महमूद गजनवी, मसूद या फिर उत्तवी? तो पोता किसका था मौदूद? महमूद गजनवी का। तो मौदूद है महमूद गजनवी का पोता था। ये इनका वंशाक्रम जो राजवंश जो राजा रहे उस समय शासक रहे गजनी के, उनका है कि सबसे पहले महमूद थे, महमूद के बाद में मसूद बने, मसूद के बाद में मौदूद बनते हैं। यह गजनी राजवंश का क्रम था। तो मौदूद ने गजनवी सत्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन भारत के अंदर मौदूद को सफलता है वो नहीं मिली। उनके शासनकाल में गजनवी जो साम्राज्य है बहुत कमजोर हुआ, कमजोर होना शुरू हो गया था मसूद के शासनकाल में, और मौदूद के शासनकाल में बिल्कुल ये खात्मे की तरफ बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया, तब वहां तोमर वंश का शासक कौन था? तोमर वंश का शासक पूछा कौन था? पृथ्वीराज, अनंगपाल, कुमारपाल या फिर अर्णोराज? तो जब मौदूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया तब तोमर वंश का शासक कौन था? कुमारपाल, जो कि 1043 के अंदर मौदूद को हरा भी देते हैं। तो कुमारपाल उस समय तोमर वंश के शासक थे, मौदूद के आक्रमणों को विफल करते हैं। तो कुमारपाल ने हरियाणा का जो क्षेत्र है उसे सुरक्षित रखा। उसके शासनकाल में तोमर वंश है बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। कुमारपाल ने अपनी सेना को भी संगठित रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमारपाल ने 1043 के अंदर किसे हराया था? महमूद, मसूद, मौदूद या अली आदिल? तो किसे हराया था उन्होंने 1043 के अंदर? मौदूद को, जो गजनी राजवंश के तीसरे शासक थे। मौदूद उनको हराया था 1043 के अंदर जब उन्होंने हरियाणा पर हमला किया था। तो यह जीत है वो तोमर वंश की शक्ति का प्रमाण थी। मौदूद हार कर गजनी लौट गया। कुमारपाल ने किले और किलेबंदी को मजबूत किया। इस विजय के बाद तोमर वंश की प्रतिष्ठा है वो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? किसने पूछा है? महमूद गजनवी का पूछा है कि उसने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपने, कब किया था? 1009, 1011, 1014 या फिर 1025? तो कब किया था थानेश्वर पर आक्रमण? 1014 के अंदर महमूद गजनवी का है ये। थानेश्वर पर 2 आक्रमण किए, एक 1009 के अंदर और दूसरा 1014 के अंदर। थानेश्वर है वो उस समय धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी था। उसने चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति है वो गजनी ले जाकर तोड़ी थी। इसे मूर्ति भंजक की उपाधि भी इसी वजह से ही दी गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 870 कि राजा अर्णोराज ने तोमरों को कब हराया था? तो हरियाणा पर जब शासन किसका था? तो जब गजनी वंश के आक्रमण हुए थे तब तोमरों का था। तो राजा अर्णोराज ने तोमरों को कब हराया था? 1120, 1139, 1156 या फिर 1170 के अंदर? तो कब हराया था? 1139 के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। राजा अर्णोराज ने तोमरों को 1139 के अंदर हराया था। ये चौहान वंश के शासक थे। राजा अर्णोराज चौहान वंश के थे। उसने दिल्ली हांसी जो क्षेत्र है वहां पर तोमर वंश को पराजित किया था। यह पराजय तोमर वंश के पतन की शुरुआत थी। इसके बाद में चौहान वंश ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अर्णोराज कौन थे? तो वो पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों में से थे अर्णोराज। चलिए आगे देखते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत कब किया था? तो कब किया था? 1125, 1139, 1156 या 1166 के अंदर? देखो 1139 में तो उनके पतन की शुरुआत हुई थी और अंत कब कर दिया गया था? तो 1156 के अंदर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा उनका अंत कर दिया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये भी चौहान वंश के शासक थे। विग्रहराज चतुर्थ 1156 में तोमर शक्ति को ये समाप्त कर देते हैं। दिल्ली हांसी जो क्षेत्र है वो पूरी तरह चौहानों के अधीन आ गया। विग्रहराज चतुर्थ को कविराज भी कहा गया। कविराज किसे कहा गया? विग्रहराज चतुर्थ को। उसने अपनी शक्ति से चौहान का जो साम्राज्य था उसका विस्तार किया था। आगे देखते हैं कि असीरगढ़ के किले का निर्माण है वो इनमें से किसने करवाया था? कुमारपाल, अनंगपाल, पृथ्वीराज चौहान या फिर विग्रहराज चतुर्थ? तो असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
असीरगढ़ का किला है वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है कि तलवारों का किला है वो इनमें से किसे कहा जाता है, तो असीरगढ़ के किले को। पृथ्वीराज चौहान ने इसे अपनी सेना के लिए बनवाया। यह कहाँ स्थित है, तो हांसी के अंदर। असीरगढ़ किला कहाँ है, हांसी के अंदर। यह किला आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। असीरगढ़ किला किला है वो कहाँ पर है, दिल्ली, सोनीपत, थानेश्वर या फिर हांसी, तो कहाँ है ये, हांसी के अंदर है। हांसी कहाँ है, हिसार के अंदर, हिसार जिले के अंदर। तो ये हांसी के अंदर है। असीरगढ़ का किला कई युद्धों का साक्षी रहा है। इसे तलवारों का किला कहते हैं। किले की दीवारें बहुत मजबूत थी और अब यह पर्यटक स्थल के रूप में भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, तलवारों का किला किसे कहा जाता है। ऊपर दोनों क्वेश्चन के अंदर अपने फैक्ट के अंदर पढ़ गए हैं कि तलवारों का किला किसे कहा जाता है, गोहाना, असीरगढ़, तोमर या सूरजकुंड का किला। तो तलवारों का किला किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है, तलवारों का किला कहा जाता है। इसके दीवारों पर तलवारों के चिन्ह पाए जाते हैं। युद्ध काल में इसे शस्त्रागार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसे सामरिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा के हांसी में स्थित है और पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख किला था। बनवाया किसके द्वारा गया, तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं कि गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान। अब पूछा गोहाना के किले का निर्माण है वो किसने करवाया था, कुमारपाल, अनंगपाल, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। तो किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने ही गोहाना के किले का निर्माण करवाया था। तो गोहाना किला भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसके द्वारा बनवाया गया, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। किले से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता था। यह किला है वो चौहान साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। गोहाना अब सोनीपत जिले में है। पूछा जा सकता है किस जिले के अंदर है गोहाना किला, तो सोनीपत जिले के अंदर है। गोहाना एक जगह है वहां। तो चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है वो कौन था इनमें से, तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं कौन था, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, कुमारपाल या पृथ्वीराज चौहान। तो कुमारपाल तो थे, तोमर वंश पहले निकल लिए। अर्णोराज शुरुआत करते हैं चौहान वंश की। विग्रहराज चतुर्थ है वो तोमरों की शक्ति को बिल्कुल अंत करते हैं। और जो सबसे प्रमुख शासक इनके शक्तिशाली शासक हुए वो थे पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वीराज चौहान इनके प्रमुख और प्रसिद्ध शासक थे। उसने मोहम्मद गौरी से 2 बार युद्ध किया। कवि चंद्र बरदाई के मित्र थे वो। और पृथ्वीराज रासो उन्हीं की वीरता पर आधारित है। उसने दिल्ली और अजमेर दोनों पर शासन किया था। महत्वपूर्ण जानकारी है ये परीक्षा की दृष्टि से भी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था, 1140, 1156, 1166 या फिर 1177 के अंदर। तो कब हुआ था उनका जन्म, 1166 के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 1166 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ, अजमेर में हुआ। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम शांति देवी। बचपन से ही शस्त्र विद्या में निपुण। कम उम्र में सिंहासन उन्होंने संभाल लिया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था, विग्रहराज, अर्णोराज, सोमेश्वर चौहान या फिर कुमारपाल। तो क्या था, सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। उनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। फैक्ट देख लेते हैं। सोमेश्वर कहाँ के राजा थे, अजमेर के। अपने बेटे को उन्होंने युद्ध कौशल सिखाया। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज वो राजा बने थे। सोमेश्वर वीर और न्यायप्रिय शासक थे। पृथ्वीराज ने उनके साम्राज्य को और भी अधिक विस्तार दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था। तो माता का क्या नाम था उनके, तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। कमला देवी, शांति देवी, कौशल्या देवी या फिर माया देवी। तो पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था, शांति देवी। ऊपर अपने फैक्ट के अंदर पढ़ गए हैं। शांति देवी पृथ्वीराज की माता थी। उन्होंने बचपन से उसे संस्कार और शिक्षा दी। पृथ्वीराज ने अपनी माता के आदेशों का पालन किया। शांति देवी धार्मिक और शिक्षित थी। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम, इसका जो उत्तर है वो
पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम शायद कर्पूर देवी था। कर्पूर देवी, ये याद रखना है आपको। पिता का नाम पूछे तो सोमेश्वर चौहान और माता का नाम पूछे तो कर्पूर देवी था। ये आप सही कर लीजिएगा, कर्पूर देवी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमने। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम क्या था? गोविंद चौहान, कुमारपाल, विग्रहराज या फिर सोमेश्वर द्वितीय। तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम था गोविंद चौहान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, गोविंद चौहान था। पृथ्वीराज के पुत्र थे। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद में सत्ता वो संभालते हैं। गोविंद चौहान का उल्लेख कुछ ताम्र पत्रों के अंदर मिलता है। वह कमजोर शासक साबित हुआ था और उसके समय में ही चौहान वंश का पतन है वो शुरू हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? तो शासक कहाँ का था पृथ्वीराज चौहान? दिल्ली, अजमेर, कुरुक्षेत्र या फिर थानेश्वर। तो उनका जन्म हुआ था अजमेर के अंदर और वहीं वो शासन करते हैं। इसका बी जो ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। अजमेर के वो शासक रहे थे, अजमेर के राजा थे। बाद में वो दिल्ली को भी जीतते हैं। उसने पूरे उत्तर भारत में चौहान वंश का प्रभुत्व फैलाया। अजमेर उसकी राजधानी थी। अजमेर धार्मिक और सांस्कृतिक जो दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1166 से 1192, 1177 से 1192, 1166 से 1187 या 1177 से 1187। तो कब से कब तक रहा? पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो हुआ था 1166 में। तो वो 1170 के अंदर शासक बनते हैं और 1192 तक वो वहां के शासक रहते हैं। तो 1177 से 92 जो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा। 1177 में गद्दी संभाली। 1192 में मोहम्मद गौरी जो है उनके साथ युद्ध में उन्हें पराजय मिलती है। उसने त्राइन की पहली लड़ाई जीती और दूसरी के अंदर वो हार गए थे। उनके शासनकाल में चौहान शक्ति चरम सीमा पर थी। वह वीरता और न्यायप्रियता के प्रतीक माने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद गजनवी के अधीन कौन सा शासक था? तो इनमें से कौन से शासक थे जो महमूद गजनवी के अधीन थे? गजनी और गौर, दिल्ली और अजमेर, मुल्तान और थानेश्वर, लाहौर और अजमेर। तो कौन कौन से थे? गजनी और गौर महमूद गजनवी के अधीन थे। महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का शासक था। गजनी कहाँ है? वर्तमान अफगानिस्तान के अंदर। गौर भी महमूद के शासन क्षेत्र के अंदर आता था और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। राजधानी गजनी थी जहां उसने अनेक मस्जिदें और भवन है वो बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद जो गौरी थे वो कहाँ के शासक थे? तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। गजनी, गौर, लाहौर या फिर मुल्तान। तो मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक थे? गौर के। ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर होगा, गौर के शासक थे। महमूद गौरी का जो असली नाम है वो था मोहम्मद बिन शाम। ये याद रखना है, मोहम्मद गौरी का असली नाम पूछा जा सकता है, मोहम्मद बिन शाम था। वह गौर साम्राज्य का शासक था जो आज के अफगानिस्तान के अंदर है। गजनी पर भी वो बाद के अंदर अधिकार कर लेते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी के दरबारी कवि कौन थे? मोहम्मद गौरी थे, उनके दरबारी कवि पूछा है कि कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तवी, चंद्रबरदाई, जयचंद या फिर रजिया। तो उनके जो दरबारी कवि थे वो थे उत्तवी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, उत्तवी थे। उनके प्रमुख कवि थे। उसने गौरी के युद्ध अभियानों का वर्णन किया। उत्तवी ने फारसी में कविता लिखी। इतिहास लेखन में वो निपुण थे। उत्तवी की रचनाओं से गौरी के जो साम्राज्य है उसके विस्तार की जानकारी भी अपने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रबरदाई की रचना क्या थी। इनमें से चंद्रबरदाई की रचना पूछी है कि वो कौन सी थी। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, गजनीनामा, शाहनामा या फिर वीर गीत। तो चंद्रबरदाई की रचना थी पृथ्वीराज रासो। महत्वपूर्ण रचना थी उनकी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे ये। पृथ्वीराज रासो उनकी कविता थी। यह हिंदी वीर काव्य का अद्भुत उदाहरण भी है। इसमें पृथ्वीराज की वीरता और रोमांचकारी घटनाएं हैं वो वर्णित है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भी उनका गुणगान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण
कब किया? कब किया था? तो महमूद गौरी का पूछा है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं, 1170, 75, 78 या फिर 1192 के अंदर। तो कब किया था? 1175 के अंदर उन्होंने प्रथम आक्रमण है वो भारत पर किया था। सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। 1175 में उसके हमले से इस्लामिक सत्ता का विस्तार शुरू हुआ। इसके बाद उसने पाटन और दिल्ली पर भी आक्रमण किए। गौरी के आक्रमण से ही दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। गौरी ने कई युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का द्वितीय आक्रमण कब था भारत पर? तो पहला था 1175 में। दूसरा कब किया? तो 75, 76, 78 या 1191 कब किया था? 1178 के अंदर किया था दूसरा। पहला 1175 में और दूसरा 1178 में। कहा किया? पाटन पर। गुजरात के चालुक्य राज भीमदेव द्वितीय ने उसे पराजित किया था इस युद्ध के अंदर। यह गौरी की एकमात्र बड़ी हार थी। उसके बाद उसने उत्तर भारत पर ध्यान केंद्रित किया। इसी के बाद उसने तराइन युद्ध की योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने 1175 में कहां आक्रमण किया था? पाटन, मुल्तान, अजमेर या फिर दिल्ली? तो क्या किया था उन्होंने? पहला आक्रमण भारत में मुल्तान पर किया था, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। तो सबसे पहले मुल्तान पर अधिकार किया। मुल्तान पर अधिकार कर उसने सिंध क्षेत्र को जीता। इसके बाद पाटन और दिल्ली की ओर उसने कूच किया था। मुल्तान में उसका शासन है वो मजबूत रहा। मुल्तान से ही भारत में उसकी शक्ति फैली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी ने 1178 में आक्रमण कहां पर किया था? मुल्तान, पाटन, दिल्ली या फिर थानेश्वर? तो कहां किया था? 1178 के अंदर पूछा है, तो पाटन पर किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, पाटन पर किया था। पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। भीमदेव द्वितीय उसे हरा देते हैं इस युद्ध के अंदर। इस युद्ध को कायदरा का युद्ध भी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, कायदरा का युद्ध भी इसे कहते हैं। हार के बाद गौरी ने सिंध को छोड़कर पंजाब को जीतना शुरू किया। इसके बाद उसने तराइन की लड़ाइयां हैं वो लड़ी थी, जिनके बारे में अपने कल बात करेंगे। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कल जो क्वेश्चन पूछा था सबसे अधिक गांव हरियाणा में, तो यमुनानगर। आज का जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे अधिक आबाद गांव जो है वो किस जिले के अंदर है। कल पूछा था सबसे अधिक गांव कहाँ है, तो सबसे अधिक आबाद गांव किस जिले के अंदर है। ये आज का क्वेश्चन है आपका। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।